Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. नवीद साबरी हियर. आज ट्रांसलेशन के बेसिक लेक्चर्स में हम मॉडल वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे. मॉडल वर्ब्स के ऊपर हमारी बात बाद में भी होती रहेगी, लेकिन ये जो हमारा लेक्चर है ये एक बेसिक नेचर का है, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, एबल टू, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, कुड नॉट, हेल्प, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो इसमें बेसिक कुछ हम नॉलेज ले लें, कुछ बातें कर लें, फिर उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ भी जाएंगे. सबसे पहले तो शैल या विल है. शैल या विल ये फ्यूचर के लिए यूज होते हैं, और नॉर्मल फ्यूचर जो एक नॉर्मल लेवल का फ्यूचर है उसके लिए हम विल यूज करते हैं, और जो थोड़ा सा एम्फेटिक फ्यूचर है जिसमें ताकीद का मीनिंग आ जाता है उसके लिए शैल यूज किया जाता है. इसीलिए हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या हमने करना है, आई ने या वी ने, इसके बारे में हम ज्यादा सर्टन होते हैं, ज्यादा श्योर होते हैं. और बाकी सब के लिए ही, शी, दे, यू, इनके बारे में हमें नहीं पता होता कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, सिर्फ हमारा अंदाजा होता है, इसलिए हम उतने श्योर नहीं होते. इसलिए नॉर्मल लेवल के फ्यूचर के लिए जब हम बात करते हैं तो आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है. वजह क्या है कि बाकी सब के साथ हम थोड़े से कम सर्टेनिटी से बात करते हैं, आई और वी के साथ हम थोड़ी सी ज्यादा सर्टेनिटी के साथ बात करते हैं. तो इट मीन्स कि ज्यादा सर्टेनिटी के साथ बात करने के लिए हमें शेल यूज करना होता है. और इसी तरह से अगर हम ही या शी या दे वगैरह के साथ भी ज्यादा सर्टेनिटी से बात करनी होती है तो फिर हम शेल यूज करते हैं. ठीक है. तो इस तरह से ये विल और शेल का वैसे तो यूज काफी हद तक सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया, आगे एग्जांपल में शो हो जाएगा. फिर उसके बाद कैन या कुड या बी एबल टू. ये बी एबल टू का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी की जगह पे कोई भी उसकी फॉर्म लग सकती है. तो इज एबल टू, आर एबल टू, वॉज एबल टू, एम एबल टू, वर एबल टू, इस तरह से करके विल बी एबल टू, इस तरह करके भी हो सकता है. और याद रखने वाली बात ये है कि ये जितने भी हैं कैन, कुड और बी एबल टू वगैरह, ये अबिलिटी को शो करते हैं. अबिलिटी. ठीक हो गया. और दूसरी साइड पे वुड, मे और माइट वगैरह ये पॉसिबिलिटी और परमिशन को शो करते हैं. आमतौर पर जब क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं ये वुड, मे या माइट वगैरह क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं तो ये परमिशन मांगते हैं, और पॉसिबिलिटी की फॉर्म में उस वक्त होते हैं जब ये क्वेश्चन के तौर पर नहीं बल्कि एक नॉर्मल सेंटेंस के तौर पर आते हैं. तो ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है. ठीक है. इसी तरह से ऊपर है ही कैन लिफ्ट दिस लोड, वो ये बोझ उठा सकता है. अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि अगर हम ही कैन कम टुडे लिख दें, मतलब मे की जगह पे कैन लिख दें, तो क्या बनेगा? तो उसका उर्दू में भी वही होगा. ही कैन कम टुडे, वो आज आ सकता है. ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है. दोनों में लफ्ज एक जैसे हैं, मीनिंग डिफरेंट है. जरा गौर करें कि अगर हम उसके आने की एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि उसके पास पैसे भी हैं आने के, उसके पास टाइम भी है आने का, उसके पास कन्वेंस भी है आने की, मतलब ये कि उसके पास सारे असबाब अवेलेबल हैं और वो एबल है, वो इस काबिल है कि वो आ सके, तो हम कहेंगे ही कैन कम टुडे. अच्छा, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, इम्कान की बात कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे ही मे कम टुडे. उर्दू में तो दोनों का एक बनेगा, हाँ, लेकिन मे वाले सेंटेंसेस का एक और भी होता है, उसमें शायद वाला वर्ड भी आ जाता है. ही मे कम टुडे, शायद वो आज आ जाए. शायद वो आज आ जाए, इसके लिए मे का वर्ड यूज होता है. और
माइट भी इसी के लिए यूज होता है, शायद वो आज आ जाए, लेकिन माइट में पॉसिबिलिटी और कम होती है। माइट में पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है, मे में थोड़ी सी ज्यादा होती है, वुड में उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है पॉसिबिलिटी कोई हैपनिंग होने की, कोई काम होने की। अच्छा, और ऊपर जो कैन कोड और बी एबल टू है, इसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो मजीद आप समझ लें कि मतलब ही कैन लिफ्ट दिस ही कैन लिफ्ट दिस लोड, वो ये बोझ उठा सकता है। और दूसरा, ही इज एबल टू लिफ्ट दिस बोझ, दिस लोड, सॉरी, ही इज एबल टू लिफ्ट दिस लोड। कैन की जगह पे हमने इज एबल टू लगा दिया प्रेजेंट में, तो बिल्कुल सेम मीनिंग है दोनों का, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जरा देखें, अगर हम लगाएं कुड, ही कुड लिफ्ट दिस लोड, ही कुड लिफ्ट दिस लोड, वो ये बोझ उठा सकता था। और दूसरा, ही वॉज एबल टू लिफ्ट दिस लोड, वो ये बोझ उठा सकता था, ये नहीं, बल्कि क्या है कि उसने वो बोझ उठा लिया। मतलब पास्ट में जाके अगर हम बात करते हैं तो कुड सिर्फ एबिलिटी को शो करता है कि वो उठा सकता था, पता नहीं उसने उठाया कि नहीं। लेकिन जब हम पास्ट में वॉज एबल टू या वर एबल टू करेंगे तो इसका मतलब है कि उसने वो काम कर लिया था। ये एक फर्क है जो कि कुड और वॉज एबल टू या वर एबल टू में मीनिंग में आता है। लेकिन दूसरी तरफ कैन और इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू में कोई फर्क नहीं है मीनिंग का। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं, क्लास में भी। जी, तो आगे चलते हैं। शुड, शुड आमतौर पर एथिक्स के लिए शो होता है, यूज होता है कि जी ही शुड हेल्प हिज ब्रदर, उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए। मॉरली, एथिकली जब बात करनी हो तो शुड यूज होता है। फिर रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन का मतलब है कि आप स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं किसी को कि उसे ये काम करना चाहिए। शुड यू गो टू लाहौर, सी द जू। ठीक है। ये इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये जो सेकंड वाला रिकमेंडेशन वाला है, असल में इसका स्ट्रक्चर है, इफ यू शुड गो टू लाहौर, मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर तुम लाहौर जाओ तो जू जरूर देखो। उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हमने इफ को रिमूव करके शुड को स्टार्ट में ले आए। ठीक है, और ये कई मॉडल वर्ब्स के साथ ऐसे होता है। बहरहाल रिकमेंडेशन के लिए कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये होता है मतलब तुम्हें सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, ये आप रिकमेंडेशन उसे दे रहे हैं। ठीक है। एथिकली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम कहें तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए, ये तो एथिकली है ना बात। तुम्हें सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। ठीक है। ये चीज रिकमेंडेशन है जो आप रिकमेंडेशन का मतलब क्या है कि आप उस बंदे को ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में तुम्हें ये काम करना चाहिए। आप अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अपनी तरफ से उसे हिदायत कर रहे हैं। और इस हिदायत में जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत मोरालिटी वाली बात हो और एथिक्स वाली बात हो। ये एक जनरल लेवल पे भी रिकमेंडेशन हो सकती है कि आप ये समझते हैं कि ये चीज ठीक है जो आप उसको कह रहे हैं, तो वो रिकमेंडेशन। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं ऑट टू, तो ऑट टू ये भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है शुड से। और ये जरा देखें, मैंने पहले एक सेंटेंस यूज किया, यू शुड हेल्प योर ब्रदर। अब भाई की हेल्प करना ये एक एथिकल बात तो जरूर है, लेकिन उससे आगे ये कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन पेरेंट्स को, और वो भी बूढ़े पेरेंट्स को, ओल्ड पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना, ये ज्यादा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मोरालिटी से आगे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है।
भाई की मदद करना उतना जरूरी नहीं होता, ठीक है, जितना बूढ़े पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना है, उनका ख्याल रखना है। तो इसलिए यहाँ पे ought to का वर्ड यूज कर रहे हैं हम, ताकि आपको पता चले कि ought to का मीनिंग शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू ought to लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स। अच्छा, इसके बाद मस्ट है, और मस्ट उससे भी स्ट्रांग होता है। मतलब आप ये समझ लें कि ये रिकमेंडेशन के हवाले से शुड, रिकमेंडेशन, तीनों में रिकमेंडेशन है। शुड एक जनरल लेवल की रिकमेंडेशन है, और टू उससे ज्यादा जरूरी वाली रिकमेंडेशन है, और मस्ट बहुत जरूरी वाली रिकमेंडेशन है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग सपोजिशन, ठीक है। सपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैं पहले रिकमेंडेशन वाली जो बात कर रहा था उसको आप जरा एक कंटिन्यूटी में समझ लें। आगे आप मस्ट की तरफ फर्दर आते हैं। ये यहाँ पे मैंने दो ही यूज इसके लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोजिशन और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो मैं पीछे से शुड और ought to के साथ कनेक्ट करके आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन का बताया है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो भी इसी का यूज है, मस्ट का। अब आगे है जी स्ट्रॉन्ग सपोजिशन। स्ट्रॉन्ग सपोजिशन का मतलब ये है कि देयर मस्ट बी आदिल एट द डोर। दरवाजा नॉक हुआ और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आदिल नहीं आना है, तो आप नॉक होने के साथ ही अब आप अपनी सपोजिशन, अब अपना मफरूजा लगा रहे हैं कि कौन है। अभी आप बैठे हैं, घर बैठे हैं, तो आप अभी आपने दरवाजा खोला नहीं है, तो आप कहेंगे देयर मस्ट बी आदिल एट द डोर, के ज्यादा चांसेस वही हैं कि वो होगा। अगर आप इस चांसेस को वीक करना चाहते हैं अपनी सपोजिशन को, तो फिर आप वुड या मे या माइट की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मस्ट रीच इन टाइम। जब एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट से कहता है, तो वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि वो बंदा अगर लेट आता है तो उसको ये, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई जा रही है कि यू मस्ट रीच इन टाइम, तुम्हें ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये मस्ट उसके लिए यूज होता है। इसी तरह से आगे ये कैन नॉट हेल्प एंड कुड नॉट हेल्प, ये भी एक हमारे आज की डिस्कशन का पार्ट है। वो एक होता है ना जी, मैं ये काम किए बगैर ना रह सका, या प्रेजेंट में आए तो मैं ये काम किए बगैर नहीं रह सकता, वो इस सेंस में आता है कि ये बगैर रह ना सकना, तो इसलिए कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प आएगा। अब जरा ये सेंटेंस देखें, द स्टूडेंट्स कुड नॉट हेल्प क्लैपिंग आफ्टर वॉचिंग दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस, ठीक है। कि तलबा, मतलब आप इसको ऐसे समझ लें ट्रांसलेशन में कि वो खूबसूरत परफॉर्मेंस देखने के बाद, वंडरफुल परफॉर्मेंस देखने के बाद तलबा तालियां बजाए बगैर ना रह सके, ठीक है। पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें कि कुड नॉट हेल्प है तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, और ये ऐसे ही आना है, हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आनी है, ठीक हो गया। वो वंडरफुल परफॉर्मेंस देखने के बाद तलबा तालियां बजाए बगैर ना रह सके, ये पास्ट की बात है। अच्छा, अगर हम इसको प्रेजेंट में, मैं कि इस वक्त मैं कोई काम कर किए बगैर बिना नहीं रह सकता, तो फिर आप कैन लगाएंगे। द स्टूडेंट्स कैन नॉट हेल्प क्लैपिंग आफ्टर वॉचिंग। अब चूंकि दैट है और बात इस टाइम की है, तो अगर कैन लगाएंगे तो हम दैट की बजाय दिस लगाएंगे, क्योंकि अब तो बात इस टाइम की है, वो दैट परफॉर्मेंस नहीं है, माजी की कोई बात नहीं है, अब की बात है। तो फिर आएगा द स्टूडेंट्स कैन नॉट हेल्प क्लैपिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस। अभी स्टूडेंट्स भी उधर मौजूद हैं, हम भी उधर मौजूद हैं, परफॉर्मेंस भी अभी अभी देखी है, तो फिर हम कैन नॉट लिखेंगे कि स्टूडेंट, तलबा इस वंडरफुल परफॉर्मेंस को देखने के बाद
तालियां बजाए बिना बजाए बगैर नहीं रह सकते, और उन्होंने बजा दी। प्रेजेंट की बात है। ठीक है, तो ऐसे दोनों तरह हो सकते हैं, कैन भी हो सकते हैं, इसके साथ कुड भी हो सकता है। आगे जी, वुड दैट। वुड दैट काश के मीनिंग में आता है आई विश। आई विश ऐसी चीज है जो माजी में पूरी होनी थी, नहीं हुई, अब भी हम ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कि ये काम हो या ना हो, तो ये काश के मीनिंग में आ जाता है। वुड दैट ही हैड एग्रीड टू माई रिक्वेस्ट, काश के वो मेरी दरखास्त के साथ मुत्तफिक हो जाता या मेरी दरखास्त मान लेता। ठीक है, तो ये काश का वाले मीनिंग में आएगा, और इसमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वुड दैट के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट आया है। ये भी आ सकता है, और ऐसे भी हो सकता था वुड दैट ही वर वुड दैट ही एग्रीड टू माई रिक्वेस्ट। ही एग्रीड टू माई रिक्वेस्ट, ये भी हो सकता था। यानी कि ये सिंपल पास्ट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, सिंपल पास्ट भी आ सकता है। अगर हमने ज्यादा ही काश का मीनिंग देना हो, यानी कि जो कि चांसेस नहीं है पूरा होने के, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं और सोचते हैं कि चांसेस हो सकते हैं ये काम होने के, तो फिर हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, लेकिन बनता फिर भी मफरूजा ही है। और सिंपल पास्ट फिर अगर हम यूज करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब एग्रीड तो यूज हम करेंगे ही, वुड दैट ही एग्रीड टू माय रिक्वेस्ट, ये तो हम यूज करेंगे। तो एग्रीड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आ जाता है, जैसे ही है तो भी एग्रीड आएगा, और अगर दे है तो भी एग्रीड आएगा। लेकिन ये बात वहां पे हमें शो होती है जहां पे वॉज और वर आना आता है। तो याद ये रखना है कि अगर यहाँ पे हैड एग्रीड की बजाय वॉज या वर में से आपको कोई एक लगाना है तो वर लगाएंगे। वुड दैट के बाद वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। इसको हम सब्जंक्टिव केस कहते हैं। तो वो ग्रामर की एक टर्म है, डिटेल में उसके ऊपर फिर बात कर लेंगे, लेकिन ये कि फिलहाल एक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस सम। कैन एबिलिटी को शो कर रहा है, वो आसानी से अपना कर्ज अदा कर सकता था, ये भी एबिलिटी को शो कर रहा है। लेकिन इसके इंग्लिश में दो हो सकते हैं। ही कुड इजीली पे हिज डेट, ही कुड हैव इजीली पेड हिज डेट। ये जरा बात अच्छी तरह से समझें। उर्दू में तो एक ही वर्डिंग आ रही है, वो आसानी से अपना कर्ज अदा कर सकता था। ठीक है, अब उसने अपना कर्ज अदा किया है या नहीं किया है, ये एक अलग बात है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर एबिलिटी थी, वो आसानी से वो कर्ज अदा कर सकता था। तो उस सूरत में ये पहले वाला आएगा। गुड, हमें नहीं पता उसने पे किया या नहीं किया, लेकिन कर वो सकता था, तो फिर पहले वाला आएगा, ही कुड इजीली पे हिज डेट। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं कि वो आसानी से अपना कर्ज अदा कर सकता था, लेकिन हिडन में मीनिंग ये भी है कि उसने किया नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे ही कुड हैव इजीली पेड हिज डेट। तो इस ये सेकंड वाले सेंटेंस में ये बात हिडन है कि उसने पे किया नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि वो नमाज पढ़ सकता था, ही कुड ऑफर हिज प्रेयर, यानी कि पढ़ सकता था, हमें नहीं पता उसने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन उसके पास टाइम भी था, एबिलिटी थी कि वो पढ़ सकता था। लेकिन अगर हमें पता है कि वो पढ़ सकता था पर उसने पढ़ी नहीं है, तो फिर हम कहेंगे ही कुड हैव ऑफर्ड हिज प्रेयर। तो ये फर्क है। ये स्ट्रक्चर मैंने दो एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया कि पास्ट में इस तरह का मीनिंग थोड़ा सा चेंज कैसे होता है। अच्छा, आगे क्या मैं अंदर आ जाऊं? इजाजत मांगी जा रही है, मे आई कम इन? शायद वो आज आ जाए। अब यहाँ पे शायद वाली बात है,
तो फिर मे आएगा, ही मे कम टुडे। अच्छा, अब इसमें शायद वो आज आ सकता है या शायद वो आज आ जाए, दोनों ही एक ही जैसे हैं। लेकिन शायद लगना भी जरूरी नहीं है, वो आज आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है। तो ही मे कम टुडे, ये भी हो सकता है, यही उसका वो होगा। अच्छा, अगर वो ना इम्कान है कि वो आज आ जाए, तो फिर भी यही होगा, ही मे कम टुडे। मैंने उससे कहा कि वो जा सकता है। I told him that he might go. I told him that he might go. मैंने उसे कहा कि वो जा सकता है, he might go, मतलब मैं उसको इजाजत दे रहा हूं कि वो जाए। अच्छा। अच्छा, एक बात और भी है, जा सकता है, ये है को समझ के आप ये ना समझना कि माइट नहीं आ सकता, ये माइट प्रेजेंट के लिए भी आ सकता है, सिर्फ हमने उसकी पॉसिबिलिटी को लाइट करना है और वो कम करना है। अच्छा, उसने मेहनत की ताकि वो पास हो जाए। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ताकि वाले मीनिंग में इस तरह से ही आता है, पास हो जाए। वो अभी वो पास हुआ तो नहीं, लेकिन उसने मेहनत की कि वो पास हो जाए, पॉसिबिलिटी उसने पैदा की। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम हफीज की बारात में शामिल ना हो सकेंगे, ये फ्यूचर में किसी काम के ना हो सकने की बात हो रही है। तो वी शैल नॉट बी एबल टू ज्वाइन हफीज वेडिंग पार्टी। ठीक है, वेडिंग पार्टी बारात को कहते हैं। और शेल नॉट बी एबल के फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई मसला है शायद जिसकी वजह से वो ये काम नहीं हो सकता। उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए, ही शुड हेल्प हिज ब्रदर। अभी इस वक्त की बात है कि उसे अपने भाई की मदद करनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट की बात है तो हम शुड यूज करेंगे। और इसी तरह से उसे बाहर जाने से पहले उसे कपड़े बदल लेने चाहिए थे। He should have changed his clothes before going out. थोड़ा गौर करें, बदल लेने चाहिए थे, इसके अंदर मीनिंग मौजूद है हिडन में कि उसने नहीं बदले, तो इसलिए फिर देखें शुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की। तो यही चीज मे या कैन वगैरह के साथ भी, कुड वगैरह के साथ भी आ सकती है। तो मैं अपने बूढ़े वालन की देखभाल करनी चाहिए। अब देखें ना, ये यू ऑट टू लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तुम्हें जरूर वक्त पर पहुंचना चाहिए, यू मस्ट रीच इन टाइम, ये जो स्ट्रांगली कहा जाता है मस्ट के साथ, वो जरूर के साथ वो मस्ट में आता है। उसे यहाँ, क्या उसे यहाँ हाजिर रहना चाहिए, क्वेश्चन है। शुड ही रिमेन प्रेजेंट हियर, क्वेश्चन है, शुड वाला। हम आंसू बहाए बगैर न रह सके, ये कुड नॉट हेल्प वाली सेंस में आता है। वी कुड नॉट हेल्प शेडिंग टीयर्स, आईएनजी फॉर्म फिर आ रही है, शेडिंग टीयर्स। शेड टीयर का मतलब होता है आंसू बहाना। वो एहतियात से चलता है, ऐसा ना हो कि गिर पड़े। ही वॉक्स केयरफुली लेस्ट ही शुड फेल। ये लेस्ट और शुड वाला, ऐसा ना हो कि ये काम हो जाए, उस सेंस में हमेशा ये लेस्ट और शुड वाला स्ट्रक्चर आता है। और इसको अच्छी तरह समझ लें कि ही वॉक्स केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल। लेस्ट कंजंक्शन के तौर पर आता है और आगे लेस्ट वाले उसमें शुड आना लाजमी होता है। ठीक है। काश हम अमीर होते, ये वो काश वाला है, वुड दैट, तो वुड दैट वी वर रिच। ये देखें वही एग्जांपल जो मैं उस वक्त कह रहा था कि वी वर रिच, वर आ रहा है वी के साथ। अगर इधर ही होता तो ही के साथ भी वर ही आता, ही वर रिच। अगर हम इसको ना, काश वो अमीर होता, तो फिर हम कहते वुड दैट ही वर रिच, वर ही के साथ भी आना था। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो कुछ छोटी छोटी चीजें काफी सारी थी जो इस एक्सरसाइज में हमने इकट्ठी की, उम्मीद है कि ये समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।